Hello everybody, this is Aradhna Mishra and this is going to be very first video on my channel which is MBBS Decode. So as you all know that the session for NEET 2026 has been already started. So मैंने भी डिसाइड किया कि जल्दी से मैं आपके क्लासेस स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में है ना बहुत ही यूज़फुल हो. So I just took the very toughest chapter first because there is a lot of things to explain in those chapters, just like for example ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हो गए, बहुत ही लेंदी है ना. उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो पढ़ने को है. फिर प्लांट फिजियोलॉजी हो गया. तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो अभी आपके पास बहुत टाइम है तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास जो ये लेंदी चैप्टर्स है ना उसको समझा के उसको पढ़ा के मैं ईजिली उसको कवर अप करके कंप्लीट कर दूँ, ताकि बाद में जो ईजी चैप्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है तो उसमें ज़्यादा आपको है ना मेजरली आपको ज़्यादातर उसमें एग्जाम्पल्स लर्न करने होते हैं, तो वो तो आप इजीली कर सकते हो, राइट. सो मैंने सोचा कि पहले मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी ही स्टार्ट करती हूँ. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पता है आपको कि फर्स्ट चैप्टर जो है डाइजेशन वाला वो तो ऑलरेडी रिमूव्ड है, तो उसको हमने पढ़ना नहीं है. तो मैंने स्टार्ट किया है आपका है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मैंने ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर आपको पढ़ाना, ठीक है. और मैंने बिल्कुल भी कोशिश करा है मैंने कि बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में मैं आपको समझाऊं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए. मैंने ये प्रेजेंटेशन यही सारी चीज़ों को मतलब इसी माइंड मैप से बनाया है कि बहुत सारी जो इसमें पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के लाइन्स है ना, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपको समझाना चाहिए तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया है. आई होप दैट यू गाइज गोइंग टू लाइक इट. ओके, सो here let's start. ये देखो है ना, ये हमारा चैप्टर का ओवरव्यू हो गया. जैसे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स कि हाँ अब मैंने तो बताया नहीं कि आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से मैंने स्टार्ट किया ये चैप्टर्स को पढ़ाना आपका, क्योंकि पहला जो चैप्टर है ना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो तो रिमूव हो चुका है. सेकंड है आपका रेस्पिरेशन वाला ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो मैं इसको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में लेती हूँ क्योंकि देखो उसमें भी ब्लड का रोल आता ही है, सर्कुलेट उसमें भी ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है ये. एंड आपका जो चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में उसमें भी ये वाला पोर्शन भी एडेड ही होता है, तो दोनों मर्ज करके पढ़ाने का है. तो मैंने सोचा कि पहले ये चैप्टर्स कवर अप करा दूँ आपको कि जो बेसिक टर्म है ब्लड के बारे में आप जान लो, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज के बारे में समझ जाओ, उसके स्ट्रक्चर समझ जाओ ताकि क्या हो गया ना कि आप जैसे अब चैप्टर पढ़ोगे जैसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑक्सीजन कैरी हो रहा है ना, आपके हार्ट से आपके थ्रू आउट द बॉडी में और आपके टिश्यूज तक कैसे पहुँच रहा है. सो फिर देन आफ्टर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स एंड आपका जो पोर्शन है ना ब्लड ग्रुप वाला वो मैं ब्लड वाले पोर्शन में कंप्लीट करा दूँ, ठीक है. जो आप देख रहे हो फर्स्ट नंबर पे ब्लड है वहाँ उसके अंदर ही आएगा वो सब चीज़ें. फिर ब्लड वेसल्स आ गए, फिर उसके बाद पढ़ाऊँगी आपको ह्यूमन हार्ट, फिर आपका लिम्फ टिश्यू फ्लूइड सर्कुलेटरी पाथवे डबल सर्कुलेशंस, ठीक है, रेगुलेशन कार्डिक एक्टिविटी हो गया, फिर डिसऑर्डर्स हो गए. तो ये सारी चीज़ें मैं पॉइंट मतलब पार्ट वाइज पढ़ाती जाऊँगी. सबसे पहले आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है. हाँ तो देखो ये जो है ना ये बेसिकली कोई टॉपिक तो नहीं है बट एक छोटा सा टर्म है, जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर फॉर यू गाइस. ऑफ कोर्स आता ही होगा आप लोगों को बट फिर भी मैंने सोचा कि ये चीज़ें थोड़ा है ना रिमाइंड करा दिया जाए आपको, थोड़ा सा छोटी सी चीज़ें, ज़्यादा उतना बड़ा नहीं है. तो देखो सबसे पहला क्या है ना कि हमारा सबसे पहले हमारा सब एटमिक पार्टिकल्स बना, ठीक है. फिर बहुत से जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो और बहुत सारे सब एटमिक पार्टिकल्स मिलकर है ना एटम बना, ठीक है. फिर बहुत सारे सब एटमिक पार्टिकल्स मिलकर मॉलिक्यूल बना. वन सेकेंड. ठीक है. और फिर बहुत सारा मतलब सेल, फिर और मॉलिक्यूल्स बने, फिर मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलीज बने, ऑर्गेनेलीज से फाइनली आपके सेल्स बने. सेल्स जो होते हैं आपके है ना वो बहुत सारे सेल्स जब आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं है ना, आपस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और साथ में फ्लूइड मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है तो वो टिश्यू कहलाता है.
बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर आपके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे किडनी, हार्ट, लीवर एट्सेट्रा। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर आपका ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे आप पढ़ोगे अभी, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में है ना आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं है, बट फिर भी अभी आपका चैप्टर रिमूव हो चुका है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये जो है आपका मतलब बहुत सारे ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट होकर है ना किसी एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि आपकी ब्लड का फ्लो होगा, है ना। जैसे देखो क्वाइट चीज़ें सिमिलर है सर्कुलेटरी में और रेस्पिरेटरी में, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, आपके थ्रू आउट योर बॉडी। एंड फिर आप देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम में इट इज़ ऑल अबाउट डाइजेशन ऑफ योर फूड्स, कि आप कैसे डाइजेस्ट करते हो, इंजेक्ट अपने कैसे फूड को इंजेक्ट करते हो, फिर कैसे वो चीज़ें एक्सक्रीट आउट होती है आपकी बॉडी से। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलता है तो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ठीक है। सो जैसे ये बिल्कुल बेसिक सा था, आपको सबको पता होगा, बट चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट है जो टॉपिक वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी सबसे पहला जो है वो है ब्लड। हम लोग ब्लड पढ़ेंगे। ये देखो, ये जो ब्लड आप देख रहे हो ना, जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो वो एनसीईआरटी के ही लाइन है, आप एक बार मिला लेना, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ब्लड इज अ what is happening once again, 1 minute। okay, थोड़ा सा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही है मेरे लिए। चलो हो गया फाइनली। सो ब्लड इज है ना, आप देख रहे हो यार, नहीं हो अभी भी। अब हो गया है, चलो देखो। ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये जो लाइन है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से मैंने ये जो पूरा पैरा है ना, ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिखा है। ये जो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपका है ना, ये पूरा एनसीईआरटी के लाइन से, ठीक है। सो ब्लड इज़ अब वहाँ पे लिखा है कि ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? इट इज़ सिंपली अ टिश्यू, ठीक है, मॉडिफाइड टिश्यू कह लो आप उसको, ठीक है, जो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए है ना मॉडिफाई हुआ है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना, रिमूविंग ऑफ वेस्ट के लिए। और उस स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में ये ना लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट फ्लूइड। ब्लड कैसा होता है? फ्लूइड के फॉर्म में होता है, तो ऑब्वियस है कि ये फ्लूइड होता है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू ही है, बट वो मॉडिफाई हो गया है बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन किसका? ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। फिर रिमूविंग ऑफ वेस्ट के लिए, ठीक है, विच कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ठीक है। अब रिमूविंग ऑफ वेस्ट से क्या मतलब है, ठीक है। तो रिमूविंग ऑफ वेस्ट का मतलब देखो, हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं कि ब्लड के थ्रू, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा टिश्यू, हमारा जो बाई प्रोडक्ट रहता है, जो वेस्ट है हमारे बॉडी के लिए, वो ब्लड के थ्रू ही, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचता है। फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ रिमूविंग ऑफ वेस्ट है। अब दूसरा देखो, एक्सक्रीशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो यूरिया हमारी किडनी तक लेकर जाता है, और किडनी से फिर वो चीज़ें एक्सक्रीट आउट होकर हमारे बॉडी से बाहर आती है। सो ये था रोल ब्लड का रिमूविंग ऑफ वेस्ट के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग है ना जब नोट्स बनाओ तो ईजी रहे आपके लिए
चलो नेक्स्ट। अब देखो ब्लड, मान लो हमारी बॉडी में, ठीक है, मान लो हमारी बॉडी में ब्लड 100% है अगर, ठीक है, 100% है, तो उसका 55% प्लाज्मा होता है और सिर्फ 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपका आ गया आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ब्लड सेल्स को यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। तो ब्लड का जो मेजर पोर्शन है वो प्लाज्मा होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले प्लाज्मा लिखा है कि प्लाज्मा में प्लाज्मा आप देखे होंगे हॉस्पिटल्स में, है ना, कि पेशेंट्स को ड्रिप लगी होती है ना, वो पाउच जो होता है वो येलो, उसमें कुछ लिक्विड्स भरा होता है, जो मतलब विस्कस फ्लूइड्स होते हैं, तो वो बेसिकली प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा का जो कलर है ना स्ट्रॉ कलर होता है, इट इज़ अ विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड मतलब कहते हैं कि विस्कस मतलब समथिंग थिकर, मतलब गाढ़ा कह लो, ठीक है। स्ट्रॉ कलर मतलब पेल येलो, आपने यूरिन का कलर देखा समटाइम इट इज़ अ पेल येलो, सो समथिंग लाइक बिल्कुल वैसा ही पेल येलो होता है, वो स्ट्रॉ कलर का होता है। और ठीक है, प्लाज्मा में जो मेजर पोर्शन होता है ना 90 to 92% जो वाटर होता है आपका, एंड ओनली 6 to 8% जो है आपका वो प्रोटीन्स होता है, ठीक है। एंड सिर्फ वाटर प्रोटीन्स ही नहीं होते हैं, कुछ अमाउंट में उसमें आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयन विच मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, लिखा है ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, लिपिड्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गया। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड करा है, ठीक है, कि जो आपका पीएच है प्लाज्मा का वो 7.2 to 7.4 होता है। सो ये याद कर लो, ठीक है, जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर फॉर यू गाइस कि बहुत सारे पेपर में ना ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। सो एक एक्स्ट्रा था, मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, 7.2 to 7.4 होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे ना 6 to 8% जो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, 6 to 8% जो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन को हम लोग बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। 3 तरीके का प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है। सबसे पहला फाइब्रिनोजेन, दूसरा ग्लोबुलिन्स, तीसरा एल्ब्यूमिन। तीनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। जैसे देखो फाइब्रिनोजेन, सबसे पहला देख लेते हैं कि बनता कहाँ पे, ये प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है। सो देखो फाइब्रिनोजेन जो तुम्हारा है ना, वो लीवर में बन रहा है। ज़्यादातर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो लीवर ही बनाता है। दूसरा है आपका, देखो यहाँ पे जो ग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है, जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो हमारा लीवर और इम्यून सिस्टम के थ्रू बनाया जाता है। फिर आपका आ गया एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो था वो भी लीवर ही बना रहा है, मतलब लीवर बहुत ज़्यादा वास्ट उसके फंक्शंस हैं। आप पढ़ोगे आगे जाके कि ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहा है, बाइल भी सिक्रीट कर रहा है, प्लस आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बना रहा है, मतलब बहुत ही वास्ट उसके फंक्शन है लीवर के, ठीक है। सो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, है ना, उनके रोल क्या क्या होते हैं।
सो देखो ये प्लाज्मा प्रोटीन में देखो सबसे पहला फाइब्रिनोजेन आ गया। फाइब्रिनोजेन क्या होता है, वो एक इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये बेसिकली आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में आपका हेल्प करता है। कोआगुलेशन मतलब क्या, जब आप देखोगे है ना कि जब आपको चोट लगती है, ठीक है, जब आपको आपके हाथ में कहीं भी कट, किसी फिंगर में कट आ गया मान लो, कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम ब्लीडिंग होती है आपकी, फिर वो ब्लीडिंग रुक भी तो जाती है, ठीक है। और वो ब्लीडिंग कैसे रुक जाती है, तो उसमें रोल आपका फाइब्रिनोजेन है, प्लाज्मा प्रोटीन का रोल होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में आपका हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स क्या है, बेसिकली ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी है, ठीक है। बेसिकली 3 तरीके के ये होते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने गामा को रिप्रेजेंट किया सिर्फ, क्योंकि वही आपका है गामा ग्लोबुलिन्स, जो आपका, जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यही है, ग्लोबुलिन्स को ही हम लोग ना, गामा ग्लोबुलिन्स को हम लोग एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया IgA, जो आप देखोगे कि जो मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, IgA, फिर IgM, IgG, IgE। सो ऐसे 5 तरीके का आपके है ना एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो ग्लोबुलिन्स बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जैसे देखो याद करने का मैं एक तरीका जैसे बता देती हूँ, जैसे रुको देखो, जैसे फाइबर है, ठीक है, इस वर्ड के फर्स्ट लेटर में ना फाइबर आ रहा है, तो फाइबर मीन्स समथिंग द टफेस्ट थिंग, ठीक है, लाइक किसी चीज़ को कवर कर रहा है। मान लो जैसे कि फाइबर के लंबे लंबे तार हैं, है ना, वो किसी चीज़ को कवर अप कर रहे हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि हाँ, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। अब ग्लोबुलिन्स है, ग्लोबुलिन्स को आप ऐसे याद कर लो कि हाँ, डायरेक्ट याद कर लो कि इसमें एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहा है वो, ठीक है। एल्ब्यूमिन्स का ऐसे याद कर लो कि एल्ब्यूमिन्स भी क्या करता है ना कि इट इज़ हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, इट हेल्प्स रिटेनिंग वाटर इनसाइड द कैपिलरीज। का मतलब क्या, ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ठीक है, ये आपके है ना टिश्यूज़ है, लाइक जिस ये मान लो आपके ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये आपके ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, जो आपका है ना न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन लेकर है ना आपकी बॉडी में, आपके टिश्यूज़ के पास आता है। अब मान लो इसमें छोटे छोटे रेड कलर से ही बना रही हूँ मैं, यहाँ पे एल्ब्यूमिन्स प्रेजेंट है। अब आपको पता है कि जो वेसल्स हैं उसमें सिर्फ सेल तो प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें लिक्विड पोर्शन आपका प्लाज्मा भी होता है, ठीक है, ठीक है। मान लो ये जो लिक्विड पोर्शन है आपका, ये आपका प्लाज्मा है, ठीक है। तो चीज़ें आपकी टिश्यू तक कैसे पहुंचती है, आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक है। ओके, सोचो ये आपका टिश्यू है, ठीक है, ये आपका टिश्यू है, ठीक है। ये सॉरी, मान लो टिश्यूज़ का कोई एक सेल है, मान लो एक सेल है, ठीक है। अब सेल में क्या होता है कि आपका जब भी किसी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट होना रहता है, तो वो कैसे होता है कि जो ये आपका जो ये सेल्स बाहर नहीं आते, ठीक है, सेल्स बाहर नहीं आते, जो आपका ये लिक्विड है, जिसको हम लोग इंटरस्टिश, ये फ्लूइड जो आपको बाहर निकल के आ गया, ठीक है, मान लो ये बाहर आ गया, ठीक है, और ये फ्लूइड जो है यही आपकी चीज़ों को यहाँ एक्सचेंज करता है, यहाँ पे पोर आउट करता है, फिर वापस यहीं से वापस चला जाता है। तो ये ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन नहीं रहा, तो होगा क्या कि आप देखो जैसे कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, आर्टरीज में जो लिक्विड्स हैं उनके प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रेशर उतना हाई नहीं रहता है, तो चीज़ें हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में ना हायर
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जाता है। तो अगर ऐसे कंडीशन में जहाँ पे कि प्रेशर हमारा आर्टरी में ज़्यादा है, इस कंडीशन में डर रहता है कि जो सारा का सारा जो ये लिक्विड फॉर्म है ना वो बाहर आ जाए, है ना, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये आर्टरी क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जस्ट सपोज कि मान लो कि ये सारा जो लिक्विड है ना आपका ये बाहर आ गया, जैसे मान लो ये सारा लिक्विड आपका बाहर आ गया, ठीक है। तो होगा क्या कि जो आपका आर्टरी है ये ऐसा कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, जो आपकी चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए ये एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन यहाँ पे है, ठीक है, ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन यहाँ पे है वो क्या करता है, वो रिटेन करके रखता है, मतलब वो मतलब ऐसा प्रेशर बना के रखता है ताकि जो सारा का सारा लिक्विड है वो बाहर ना आए, है ना, सारा का सारा लिक्विड बाहर ना आए, बस कुछ फ्यू अमाउंट्स ऑफ लिक्विड ही बाहर आए, है ना, कुछ फ्यू अमाउंट्स ऑफ लिक्विड ही बाहर आए, है ना, वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करे, सारा का सारा ना आए, ताकि ये जो आपको जो कैपिलरीज है, वेसल्स है, वो, है ना, कोलैप्स ना हो। तो ये रूल होता है एल्ब्यूमिन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। तो चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये देखो, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको जो मैंने बताया ना फाइब्रिनोजेन के बारे में कि ब्लड क्लॉट करता है, कैसे क्लॉट करता है, कौन कौन से एंजाइम आते हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड कोआगुलेशन क्लॉटिंग। ऑफ कोर्स मान लो आपके हाथ में चोट लग गया, ठीक है, आपका हाथ इंजर्ड हो गया, ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। तो जिस पोर्शन पे, है ना, आपके जिस पोर्शन पे आपको इंजरी हुई है उस पोर्शन के जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, वो एक्टिवेट होते हैं। तो देखो थ्रोम्बोकाइनेज अ एंजाइम रिलीजेस फ्रॉम डैमेज टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लेटलेट्स एंड कैल्शियम फ्रॉम प्लाज्मा। तो ये जो डैमेज टिश्यू है वहाँ के जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और विच इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लेटलेट्स एंड कैल्शियम फ्रॉम प्लाज्मा, और वो एंजाइम रिलीज करता है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, एक केमिकल एंजाइम है जो रिलीज होता है। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या होता है, वो प्रोथ्रोम्बिन को, ठीक है, एक इनएक्टिव एंजाइम है जो आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम है, ठीक है, वो उसको एक्टिवेट करता है। फिर प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन जो है आपका एक एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। अब एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बिन क्या करता है, वो फर्दर जाता है आपका फाइब्रिनोजेन के पास। अभी मैंने बताया था आपको यहाँ पे, ये देखो कि जो फाइब्रिनोजेन है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो बिल्कुल ये प्रोसेस आपको समझ में आया कि आपके हाथ में इंजरी हुई, वहाँ के आसपास के प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए, उसने थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रिलीज कराया, और कैल्शियम आयन, ये दोनों जाकर फर्दर आपके ब्लड प्लाज्मा में ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन नामक एंजाइम को जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है उसको कन्वर्ट किया एक्टिव एंजाइम में, थ्रोम्बिन में। फिर ये थ्रोम्बिन गया तुम्हारा फाइब्रिनोजेन के पास जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है फाइब्रिनोजेन का, फाइब्रिन, ठीक है, यहाँ देख लो दैट इज अ फाइब्रिन। अब आप देखते होगे ना कि एंड फाइब्रिन इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ कोआगुलेशन नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन्स। आप जैसे देखते होगे ना कि आपके हाथ में जब चोट लगती है तो एक ब्राउन है ना, एक ब्राउन है ना, आपके क्लॉट्स जैसा आपके जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ पे ब्राउनिश टाइप का एक क्लॉट जम जाता है। वो क्लॉट क्या होता है, दैट वाज द नेटवर्क ऑफ थ्रेड ऑफ फाइब्रिन्स। कुछ इस तरीके से आप देख लोगे यहाँ पे कि यहाँ पे इमेज में
इस इमेज में दिख रहा होगा आपको, इस टाइप के थ्रेड जैसा वो कवर अप कर लेता है उस चीज़ को, ठीक है। और आपकी ब्लीडिंग फाइनली रुक जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं होता है। अगर मान लो प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में कम हो जाए, ठीक है, तो ना आपके बॉडी में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनेगा, ना प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, ना फाइब्रिनोजेन इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ना ही आपकी ब्लीडिंग रुकेगी, ठीक है, ना ही आपकी ब्लीडिंग रुकेगी। तो ये रोल होता है आपका फाइब्रिनोजेन का, ठीक है। अब देखो व्हेन वी रिमूव, हाँ अब ये बेसिक टर्म है, देखो व्हेन वी रिमूव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फ्रॉम प्लाज्मा दैट इज फाइब्रिनोजेन, इट इज कॉल्ड एज सीरम, ठीक है। अगर हम लोग है ना, अगर हम लोग ब्लड से ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन को ही निकाल दें, ठीक है, समझ रहे हो, ब्लड है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा से हम लोग जो फाइब्रिनोजेन है, जो प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, उसको निकाल दे, है ना, उसको अलग कर दे प्लाज्मा से, तो वो जो बचा हुआ जो लिक्विड है ना, वो आपका सीरम कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा प्लाज्मा जो था टॉपिक वो ख़त्म हो गया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा प्लाज्मा में, ज़्यादा कुछ नहीं था प्लाज्मा में, हम लोगों ने पढ़ा उसके, है ना, ये जो उसके मेजर कुछ टर्म्स थे वो पढ़े हमने, ठीक है। फिर हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, उनके रोल्स को पढ़ा, ठीक है, और ब्लड कोआगुलेशन क्लॉटिंग ये तो आपने। अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है हमारा, बेसिकली हम लोग जो ब्लड सेल्स हमारे होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसको ही हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं नंबर में, कितने प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज 45%, ठीक है, दैट इज आप 45%। वाई इट इज नॉट, थोड़ा तो ये देखो, गॉड, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। चलो देखो क्या होता है, 45% आपके, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट योर ब्लड। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो तीनों आपके सेल्स हैं ना, ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनमें सबसे एबंडेंट जो होता है वो रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। उसका नॉर्मल काउंट होता है आपका 5 to 5.5 मिलियन पर mm³, जिसका मतलब क्या, इसका मतलब 50 to 55 लाख, यहाँ लिख दूँ 50 to 55 लाख, ठीक है। और शेप क्या होता है, ये बाइकनकेव डिस्क लाइक शेप होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस इमेज में, इस टाइप का होता है, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। आगे बताऊंगी आपको कि जब फॉर्मेशन होता है आरबीसी का ना, उस टाइम पे इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट एट द एंड जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं रहता। न्यूक्लियस नहीं होता इसके वजह से क्योंकि उसको ज़्यादा अमाउंट में, है ना, ऑक्सीजन कैरी करना होता है, दैट इज़ वाई उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि सारा स्पेस उसको ऑक्सीजन कैरी करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते उसके पास, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस का मतलब कि नहीं होता न्यूक्लियस, ठीक है, और सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते। अब देखो आरबीसी के अंदर है ना 65% वाटर होता है, इंजाइम्स भी होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो आप पढ़ोगे रेस्पिरेटरी चैप्टर में आप पढ़ोगे ना, कि जो आपका टिश्यू है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है ना,
वो जब आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वो अपना फॉर्म कन्वर्ट कर लेता है बाइकार्बोनेट आयन में, HCO3 में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में वो ट्रैवल करता है आपकी बॉडी में। सो ये मैं बताऊंगी आपको उस चैप्टर में, ठीक है, ब्रीफली। अभी के लिए ये समझ लो कि वाटर प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में 65%, एंजाइम होते हैं उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंड देन हीमोग्लोबिन होता है उसमें 90 to 95% आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? इट इज़ अ रेड कॉम्प्लेक्स रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स, ठीक है। अब हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है ना पर सेल, देखो आप यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि 270 से 300 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एक आरबीसी में। और ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जो ये है ना, ये एक है ना, एक सेकेंड, ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, पूरा एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। ऐसे 270 to 300 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं एक आरबीसी में, ठीक है। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर होता है, क्यों होता है इसको क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, मैं पहले समझा देती हूँ, फिर वो है ना वो पैरा रीड करते हैं। जैसे देखो ये रहा तुम्हारा हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। 4 उसमें हीम ग्रुप, इसके अंदर आयरन होता है प्रेजेंट, ठीक है, सब में होता है आयरन। आयरन आई होप ये दिख नहीं रहा होगा आपको, अच्छे से क्लियर रुको। थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये देखो हीम ग्रुप होते हैं जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं ये, ठीक है। प्लस इसके साथ है ना ग्लोबुलिन, है ना, पॉलीपेप्टाइड ग्लोबुलिन के चेन अटैच होते हैं, ठीक है। 4 जब ऑक्सीजन कैरी करना होता है तो यही ऑक्सीजन यही इसी चेन में आकर लगते हैं, ठीक है, इसी चेन में आकर अटैच होते हैं ऑक्सीजन आपके। मतलब एक हीमोग्लोबिन आपका है ना, एक हीमोग्लोबिन आपका है ना 4 ऑक्सीजन कैरी करता है एट अ टाइम, ठीक है, 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। अब ये जो ग्लोबुलिन चेन देख रहे हो आप, पॉलीपेप्टाइड ग्लोबुलिन चेन देख रहे हो, वो 2 तरीके के होते हैं, है ना, जिसमें से 2 जो होते हैं आपके वो अल्फ़ा होते हैं, ठीक है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अगेन ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। 2 अल्फ़ा चेन 2 बीटा चेन, ठीक है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, और ये जो देख रहे हो आप दैट इज अ हीम ग्रुप, ठीक है। और ये ग्लोबुलिन चेन्स, ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन, ऑलराइट, अभी आपने पढ़ा पीछे ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है, चेन, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो पैरा रीड करके, ये देखो HB इज अ क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर इसलिए बोले क्योंकि वो 4 हीम ग्रुप प्लस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है। देखो composed 4 polypeptide chains in which 2 are alpha chains and 2 are beta chains attached with 4 heme groups which contain iron, ठीक है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है ना वो रेड दिखता है, क्योंकि ये रेड कलर्ड है ना, इट इज़ अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, हीमोग्लोबिन इज अ कम्प्लेक्स रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, बस इतना याद रखो।
और दूसरा है, आप देख लो यहाँ पे इमेज में भी आपको मैं बता देती हूँ ना, हाईलाइट कर देती हूँ। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो 4 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो हीम ग्रुप है ना। ये देखो हीम ग्रुप है जो आयरन कंटेन किया हुआ है। यहाँ पे देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो आयरन है। फिर आपके जो ये चेन है ये अल्फ़ा चेन हो गए है ना। यहाँ पे ये एक बीटा चेन है, फिर ये एक बीटा चेन है, फिर ये एक अल्फ़ा चेन है। तो ऐसा ये फिगर है, आप देख सकते हो। फिर यहीं आकर ये रेड ब्लड सेल यहाँ इस के साथ अटैच होता है, ठीक है। यहाँ मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से इमेज देख पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब हम लोग आ गए, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो रेड ब्लड सेल है वो उसका टॉपिक ख़त्म हो गया। फॉर्म्ड एलिमेंट का पहला नंबर बिल्कुल आरबीसी वो ख़त्म हो गया, यहाँ तक था, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने बस उतना ही बताया है। हाँ बेसिक एक चीज़ तो भूल यहाँ पे रह ही गया कि हेमोग्लोबिन है ना, पर 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन मिलता है। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा लो कि 1 लीटर में कितना मिलेगा, ठीक है। 5 लीटर में कितना होता होगा। इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट। ये देख लेना आप, अगर चाहो तो नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। ये देखो अब हम लोगों को पता है कि आरबीसी प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ब्लड होता है, लेकिन ब्लड बनता कहाँ है, ठीक है। ब्लड हमारी बॉडी में ही बन रहा है, बट कहाँ बनता है। सो देखो ये जो हमारा ब्लड सेल्स है ना, चाहे वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, जितने जो तीनों जो ब्लड सेल्स हैं ना आपके, वो आपका बोन मैरो में बनते हैं। दैट इज़ अ रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो में बनता है। रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो रेड बोन मैरो अब आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, विच इज़ अ रेड बोन मैरो है ना, इज अ स्पॉन्जी सॉफ्ट टिश्यूज है ना, दैट फिल्स the hollow pores at the both ends of the bones that contain stem cells which is responsible का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, बट एनीवेज for producing blood cells। अब कैसे बनता है वो बताऊंगी। यहाँ पे बस एक टर्म याद कर लो कि फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड सेल्स कॉल्ड हिमाटोपोइसिस, ठीक है, और फॉर्मेशंस ऑफ आरबीसीज कॉल्ड इरेथ्रोपोइसिस। चलो अब एक सेकेंड, आप यहाँ पे ये जो आपका इमेज बन रखा है ना, आप वो देख लो एक बार। इट इज बॉदरिंग मी अ लॉट। ओके सो देखो ये जो आपके बोन का जो ये एक एंड है ना, ठीक है, जो लास्ट पोर्शन जो ये एक एंड है, इन दोनों एंड पे आपके छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पोर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसी पोर के अंदर है ना एक सॉफ्ट स्पॉन्जी सा टिश्यूज भरा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर, ऑब्वियस सा बात है, टिश्यू है तो वो तो सेल से मिलकर ही बना होगा, तो वो स्टेम सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। स्टेम सेल जो होता है वो फर्दर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटेट्स को बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आरबीसी के दोनों
फॉर्म दिए हुए हैं, एक ये शेप दिया हुआ है, एक ये शेप जो लोग बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समझाने में किसी चीज़ को ईजी है, इसलिए ये शेप हम लोग बेसिकली ज़्यादा देखते हो गया, ये शेप ऊपर वाला नहीं देखते हुए ज़्यादातर, ठीक है। और फिर देखो ये WBC आपका है ना, लिम्फोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, इओसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ WBCs। एंड लास्ट में आप देखो कि प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट्स कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगी आगे, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रैगमेंट से बनता है। अब देखो ये तो अब देख लिया आपने कि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीच में है ना, बोन के जस्ट बीच में एक हॉलो स्पेस होता है जिसके अंदर ना येलो बोन मैरोज मिलते हैं। येलो बोन मैरो बेसिकली होता क्या है, ये येलो बोन मैरो जो होता है आपका वो फैट है ना, फैट स्टोर करता है, कैल्शियम आयंस भी उसमें स्टोर होते हैं, फैट्स भी स्टोर होता है, ठीक है। वो ब्लड सेल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ब्लड सेल्स बनाने के लिए सिर्फ आपके जो एंड पोर्शन पे प्रेजेंट है आपके रेड बोन मैरो वो है, ठीक है। तो चलो मैं बनाकर बताती हूँ आपको कैसे बनता है, ठीक है। ठीक है, ये देखो जस्ट सपोज कि ये आपका है ना बोन है, इस बोन के पोर्शन पे, दोनों एंड पोर्शन पे आपके रेड बोन मैरो प्रेजेंट है। येलो से कंफ्यूज मत करना, अच्छा रुको मैं रेड कलर से ही उसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई, ठीक है। चलो तो ये जो आपका है यहाँ पे रेड बोन मैरो यहाँ पे प्रेजेंट है, आई थिंक अब क्लियर होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ठीक है रेड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, रेड बोन मैरो। अब मैं है ना एक रेड बोन मैरो को है ना थोड़ा मैग्नीफाई करके मैं इसको बता रही हूँ कि इसका होता कैसे। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटा बन गया, मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए स्पेस बताने को। मान लो ये रेड बोन मैरो है, ठीक है। रेड बोन मैरो में आपका है ना ये रहा आपका स्टेम सेल प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है आपका, डू आई मेंशन हियर, दैट इज अ स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल, स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है और ये लास्ट में एंड प्रोडक्ट एंड में इसके पास 2 सेल बनता है, ठीक है। जो पहला सेल होता है ना वो वापस से स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वापस से स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बचा जो एक लास्ट सेल है वो आपका आगे फर्दर प्रोसीड करता है आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए, ठीक है। सो एज इट इज आरबीसी आई एम टेकिंग इट ना रेड कलर, ठीक है। सो मान लो कि ये आरबीसी जब स्टार्टिंग में बनता है, ठीक है, तो उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, ऑब्वियसली इतना इजी नहीं है, बट आप एक ही स्टेप में आपको बता रही हूँ, दैट इज वो है ना वो मेच्योर होकर के इरेथ्रोब्लास्ट बनता है, ठीक है, इरेथ्रोब्लास्ट बनता है। अब आरबीसी के मेच्योरेशन के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपका मान लो ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, मेच्योर होने के बाद आरबीसी आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। सो है ना किडनी से, ठीक है, मान लो है ना किडनी से आपके है ना एक
केमिकल रिलीज होता है इरिथ्रोपोइटीन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये भी मेच्योरेशन के लिए। ये रिलीज होता है, कौन सा केमिकल आता है? इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना एक बार। आई थिंक POITIN ही होता है इरिथ्रोपोइटीन। सो किडनी से हमारा आया केमिकल इरिथ्रोपोइटीन, ठीक है, इट इज अ केमिकल। केमिकल बोलो, हार्मोन बोल लो, ठीक है। फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आया 2 विटामिन आते हैं, विटामिन B12 है ना, मैं ये एरो रिमूव कर रही हूँ ताकि यहाँ पे लिख सकूँ, ठीक है। विटामिन, डायरेक्ट लिखते हैं विटामिन B12, याद को मैं मेंशन कर देती हूँ, विटामिन B12 जिसको हम लोग कोबालामीन कहते हैं, ठीक है, कोबालामीन। और दूसरा आपका आता है विटामिन B9, विटामिन B9 जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड या फॉलेट भी कहते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे फॉलेट। तो ये जो चीज़ें हैं, है ना, आपका जो विटामिन B12 है आपका, ठीक है, विटामिन B9 है आपका, फिर यहाँ पे आपका इरिथ्रोपोइटीन है। तो ये जो चीज़ें हैं अब ज़रूरी होती है आरबीसी के मेच्योरेशन के लिए। अब विटामिन B9, 12 और ये चीज़ें कहाँ से रही है? ऑब्वियस बात है, डाइजेशन से आ रही है ना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से अब्जॉर्ब होकर के आप जो फूड ले रहे हो उसके थ्रू आपकी बॉडी में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ आपके आरबीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला तो ये आपका इरिथ्रोपोइटीन, दूसरा ये विटामिन विटामिन B12 और थर्ड आपका विटामिन B9। अगर यही आपके बॉडी में कम हो जाता है ना विटामिन B9, तो आपके बॉडी में ना फॉलेट डिफिशियंसी कॉज करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है ना, एनीमिया होता है आपको विटामिन B9 B12 की वजह से। और फाइनली जब आरबीसी मेच्योर हो जाता है तो इट बिकम डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ये आरबीसी मेच्योर हो गया आपकी बॉडी में और फिर वापस ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ठीक है, ये आरबीसी आपकी बॉडी में चला गया। सो ऐसे फॉर्मेशन होता है आपके आरबीसी का रेड बोन मैरो के थ्रू। समझ में होगा आपको, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्टेम सेल था, ठीक है, यहाँ पे जो पोर्स हैं ना, यहाँ पे जो पोर्स हैं उसमें आपके टिश्यूज प्रेजेंट है, स्पॉन्जी टिश्यूज, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर, है ना, आपके रेड बोन मैरो के अंदर, है ना, छोटे 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 आपके स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। उसी स्टेम सेल से फर्दर डिफ्रेंशिएट होकर 2 सेल्स बन रहा है, एक सेल वापस से स्टेम सेल बन रहा है, एक आगे प्रोसीड कर रहा है आरबीसी बनने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी का लाइफ स्पैन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। एनसीईआरटी में भी गिवन है ये लाइन कि लाइफ स्पैन of RBC is 120 days. It will destroy in spleen. Spleen is an organ, okay? After 120 days of formation, due to which spleen known as the graveyard for RBC.
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्प्लीन के बारे में ऐड कर दिया कि स्प्लीन क्या होता है. स्प्लीन इज अ ऑर्गन एट अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ abdomen just below the diaphragm and behind the stomach, है ना, behind the stomach. It is also known as secondary lymphoid organ. अब lymphoid organ क्या होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे जो आपके WBCs होते हैं, है ना, उनका मिच्योरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो वहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है. एंड समटाइम इट विल डिस्ट्रॉय देयर ऑल्सो. सो ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स ये होते हैं. दो तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपको मिलेंगे, है ना. पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी. ये आगे चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में. सो आपका जो ये है वो सेकेंडरी एंड प्राइमरी में आपका आ जाता है थाइमस हो गया आपका, ठीक है. और सेकेंडरी में आपका मोस्ट ऑफ द यहाँ पे आपका स्प्लीन मेंशन है. तो लेट्स, और ये हम लोग कभी कभी ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ठीक है. When RBC destroy, hemoglobin gets degrade and form bilirubin and biliverdin. ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. If you are okay to remind it, then please remind it. आप इसकी भी कर सकते हो, ठीक है, एज ये. बट जो आपका है ना RBC, देखो RBC जब 120 डेज का हो जाता है, ठीक है, तो वो डिग्रेड हो जाता है. और डिग्रेड कहाँ होता है जाकर के स्प्लीन में. तो RBC जब रप्चर करेगा तो ऑब्वियस सा बात है उसके अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन भी डिग्रेड होगा. और जब हीम ग्रुप जब डिग्रेड होता है ना, तो दो चीज़ें बनती हैं, है ना, उसके एज अ बाय प्रोडक्ट बोलो जो बोलो, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन. सबसे पहला बिलीवर्डिन बनता है जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है. वो कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा बिलीरुबिन में. बिलीरुबिन जो होता है येलो कलर पिगमेंट होता है, जिसके वजह से आपने सुना होगा कि जॉन्डिस कॉज होता है, ठीक है. ये दोनों ना, इन दोनों का एज सच कोई फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है हमारे बॉडी में, ठीक है. ये वेस्ट प्रोडक्ट ही माने जाते हैं. तो ये जाकर लीवर में या स्टोर हो जाते हैं लीवर के थ्रू, फिर वो डिटॉक्सीफाई होकर हमारे बॉडी से फिर बाहर आ जाता है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है. बट आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि जिस बंदे को, है ना, ये जॉन्डिस हुआ रहता है, उस बंदे के अंदर बिलीरुबिन का जो अमाउंट है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाता है. बिलीरुबिन का जो अमाउंट है वो बहुत ही इंक्रीज रहता है. वही रीज़न है उसका, बिलीरुबिन जो है वो जॉन्डिस कॉज करता है, ठीक है. नेक्स्ट चलो, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ एक बार कि कैसे डिग्रेड होता है RBC, क्यों डिग्रेड होता है. देखो, सबसे पहला मान लो ये आपका ब्लड्स, एक सेकेंड, ठीक है, मान लो ये आपका ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है. अब यहाँ पे RBC है. अब RBC के अंदर ऐसी क्वालिटी तो होती नहीं है कि ये अपना साइज़ को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है, ये ऐसे ही साइज़ है. बट हमारा जो वेसल्स है वो डिफरेंट टाइप, मतलब शेप एंड साइज़ के होते हैं. ये अगर ये एओर्टा है मान लो, फिर एओर्टा से ये मैं बताऊंगी उसके सीक्वेंस को, फिर आर्टरीज बनते हैं, आर्टरीज से फिर बहुत छोटे छोटे, अगर किसी ऑर्गन में मान लो कोई ऑर्गन है, जैसे मान लो यहाँ पे है ना, मान लो यहाँ पर आपका लीवर है, ठीक है. लीवर में आपका जब किसी ऑर्गन के अंदर जाता है तो वो छोटे छोटे बहुत ही नैरो कैपिलरीज में टूट जाता है हमारा वेसल्स, नैरो, जिसकी साइज बहुत ही डिक्रीज होती है. अब मान लो RBC इतने अभी इस, है ना, इस वेसल्स में मूव कर रहा है. अब मान लो ये मूव करता हुआ आपके पहुंचा लीवर में, ठीक है. लीवर में ये इसके जो वेसल्स है काफ़ी छोटे हो गए हैं, जिसकी वजह से RBC को एडजस्ट करके मूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो RBC का जो मेम्ब्रेन है ना वो धीरे धीरे क्या होता है ना, डिग्रेड होता शुरू हो जाता है ना, मतलब वो टूटता जाता है. और फाइनली जब वो हमारे स्प्लीन के पास पहुंचता है, ठीक है, स्प्लीन के पास,
स्प्लीन कुछ ना किडनी टाइप का दिखता है, बट किडनी होता नहीं, वो फ्लैटेंड होता है थोड़ा यहाँ से, ठीक है। मान लो मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी, कंफ्यूज हो जाओगे, किडनी की बात हो रही है, बट दैट इज़ नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द किडनी, आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट द स्प्लीन। जैसे मान लो ये आपका, ओ सेट, ये चीज़ें, ये स्प्लीन है मान लो, ठीक है। अब स्प्लीन में जो कैपिलरीज है काफ़ी नैरो है, ठीक है, वो काफ़ी पतले 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 पतले। तो फाइनली एट लास्ट जब स्प्लीन के पास पहुंचता है हमारा आरबीसी, ठीक है, आरबीसी जब हमारे स्प्लीन तक पहुंचता है तो वो रप्चर हो जाता है, यहाँ पे आकर आरबीसी डिग्रेड हो जाता है, इट विल गेट डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, जिसके वजह से हीम ग्रुप डिस्ट्रॉय होता है, हीम ग्रुप ऑल्सो डिस्ट्रॉय, ठीक है, हीम ग्रुप ऑल्सो डिस्ट्रॉय, जिसके वजह से दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। एक है आपका बिलीरुबिन, सबसे पहले बिलीवर्डिन बनता है, एंड बिली सेकेंड, सबसे पहले आपका बिलीवर्डिन बनता है। बिलीवर्डिन जो है एक ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका तुम्हारा बिलीरुबिन में, एंड ये फाइनली आपके लीवर के पास चला जाता है, ठीक है, और लीवर से थ्रू फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा ये एक्स्ट्रा मैं बताना चाहती थी, एक्स्ट्रा थोड़ा सा टॉपिक आपको, कि कैसे डिग्रेड होता है, क्यों डिग्रेड होता है आरबीसी आफ्टर 120 डेज, आफ्टर यहाँ पे 120 डेज, ठीक है। हाईलाइट कर दूँ क्या कुछ चीज़ें, जैसे हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे 120 डेज के बाद, ठीक है। बिलीरुबिन एट लास्ट बिलीवर्डिन बनता है, या फिर ज़रूरत नहीं हाईलाइट करने की, रहने दो, ये भी रिमूव हो गया, मैं फिर से लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, बिलीवर्डिन, अगर अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो स्किप कर सकते हो, दैट्स टोटली अपॉन यू, बट मुझे थोड़ा सा बस समझाना था आपको एक आइडिया के लिए कि क्यों डिग्रेड होता है। अब आते हैं फाइनली हमारा आरबीसी का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। डब्ल्यूबीसी, नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारा क्या है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब हमारा जो डब्ल्यूबीसी है ना, उसके पास आप ये कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी में क्या था, उसके पास न्यूक्लियस नहीं था, क्योंकि उसको ऑक्सीजन कैरी करना था, बट डब्ल्यूबीसी के पास देखो आप क्या है कि डिफरेंट शेप्स का भी मिल रहा है, प्लस इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी बनाया गया फिगर में, यहाँ पे देखो न्यूट्रोफिल है, इओजिनोफिल है, बेजोफिल है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है। तो जो ये आप देख रहे हो बीच बीच में इस टाइप से, ये क्या है, ये उसके है ना न्यूक्लियस है। देखो न्यूट्रोफिल का पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस टाइप, इसका थोड़ा हेडफोन शेप का है, देखो यहाँ पे। फिर ये मोनोसाइट्स का है, ये लिम्फोसाइट्स है। और जो आप साथ में यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो यहाँ पे, ये साथ में छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो यहाँ वो ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। उसी ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे ना डब्ल्यूबीसी को डिफ्रेंशिएट किया गया है दो डिफरेंट पार्ट्स में, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स, आगे बताऊंगी। सो पहले अभी यहाँ देख लो कि डब्ल्यूबीसी जो है ना, वो हमारी इम्यूनिटी है ना, हमारे बॉडी के डिफेंस के लिए इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम लोग उसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ये हाईलाइट कर लो ये पॉइंट, सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को जो पैथोजन है, जो आउटर साइड के जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं ना, कोई भी, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, तो पैरासिटिक वॉर्म्स है, उससे हमारी बॉडी की है ना रक्षा करता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म इसका होता है बिल्कुल, इसलिए हमारी बॉडी की रक्षा करता है, इसीलिए इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं।
और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका जो नॉर्मल काउंट है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये 6000 से 8000 पर mm³ में ही मिलता है, इतना ही उसका काउंट होता है। अगर किसी की बॉडी में मान लो डिटेक्ट हुआ कि WBC का रेंज जो है इससे कहीं गुना ज़्यादा है, 6000 से 8000 से कहीं गुना ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या इंडिकेट होता है कि उसकी बॉडी में ज़रूर कोई इन्फेक्शन हो, है ना, या कोई उसकी बॉडी में या तो पैरासिटिक वॉर्म हो या तो किसी बैक्टीरिया किसी वायरस की वजह से उसकी बॉडी में WBC का अमाउंट ज़्यादा है। WBC बढ़ गया मतलब वो अपना अमाउंट डबल कर लिया, मतलब वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया इसका मतलब कि आपकी बॉडी में बहुत सारे कुछ इन्फेक्शंस है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस है जिससे आपकी बॉडी से को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए वो उसके अमाउंट ज़्यादा शो होता है। सो जो जितने भी तीनों ब्लड सेल्स है ना, RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, उसमें सबसे कम आपका WBC ही मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा RBC मिलता है मिलियंस में। ठीक है, फिर लैक्स में मिलता है आपका प्लेटलेट्स, और फाइनली आपका थाउजेंड्स में मिलता है WBC। सो ये जो तीनों के रेंज है प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लिए ताकि आपको याद करने में ईजी रहे, क्योंकि ये ज़रूरी याद करना। ठीक है, उसके टर्म की कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ आता है कभी कभी। देखो ये देयर आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ये बता दिया मैंने, और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, है ना। जैसे RBC का जो लाइफ स्पैन था 120 डेज था, है ना, बट इसका उतना नहीं होता, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता, मे बी मोर देन 20 to 25 डेज समथिंग लाइक दैट, और उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, आप बताना मुझे कितने दिन तक वो शॉर्ट लिव होता है, कमेंट करके मुझे बताना ये चीज़ें। ठीक है, अब बताओ WBC डिस्ट्रॉय होता है ये भी स्प्लीन में, कभी कभी लिम्फ नोड्स में, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में एंड लीवर में। बेसिकली जो WBC आपका मेच्योर होता है और रहता है आपका लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ही, ठीक है, और लिम्फ नोड्स में ही, तो ये वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी हो जाता है कभी कभी, है ना, और फिर आपका लीवर में भी डिस्ट्रॉय होता है और स्प्लीन में बहुत ही फ्यू अमाउंट में, बट वहाँ पे भी डिस्ट्रॉय होता है, और उसमें हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट है नहीं, तो एज सच जब वो रप्चर होता है तो कुछ चीज़ें रिलीज नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये देख लो, मैंने बताया था ना कि ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियस के अलावा छोटे छोटे जो पार्टिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ना, वो ग्रैन्यूल्स होते हैं WBC में। इसी ग्रैन्यूल्स की बेसिस पे, है ना, जब हम लोग उसको, है ना, एसिडिक या बेसिक डाई से स्टेन करते हैं तो वो स्टेन हो जाता है। तो जो आपका न्यूट्रोफिल है ना, वो एसिड और बेसिक दोनों डाई से स्टेन होता है। इओसिनोफिल आपका एसिडिक डाई से स्टेन होता है, बेसोफिल आपका बेसिक डाई से स्टेन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दो ये, बट मैं बता दे रही हूँ आपको। फिर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट भी आपके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों के अंदर आप देख रहे हो कि पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इन दोनों के अंदर आपको पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं जैसे यहाँ है, इसलिए इसको ए ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं है। ठीक है, बाकी इन तीनों को हम लोग कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। अब आगे देखो, ये देखो टाइप्स ऑफ WBC। WBC दो तरीके के हो रहे हैं, जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है वो ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है वो ए ग्रैन्युलोसाइट्स। देखो मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अब देखो सबसे ज़्यादा, है ना, WBC में भी सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट एबंडेंट 60 to 65%। प्लीज़ ये डेटा को नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेटा को नोट डाउन कर लेना, अपने पास रखना, ये ज़रूरी है, 60 to 65%। और इओसिनोफिल 2 to 3%, एंड बेसोफिल आपका 0.5 to 1%। सबसे लीस्ट आपका बेसोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीस्ट एबंडेंट होता है, और मोस्ट एबंडेंट आपका न्यूट्रोफिल होता है। नेक्स्ट आपका आता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स है एंड लिम्फोसाइट्स है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स का अमाउंट ज़्यादा है, 20 to 25% है, और मोनोसाइट्स ओनली 6 to 8% है। ठीक है, ये दोनों ज़रूर याद कर लेना, लिख लेना ये पूरे चार्ट को।
अब WBC का एक्चुअली ये स्लाइड मैंने यहाँ पे लीव करा था ताकि मैं आपको बताऊँ कि WBC का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो WBC का फॉर्मेशन में बिल्कुल सेम तरीके से ही होता है, वैसे तो आपको पता है बट फिर भी मैं बता रही थी एक बार। ठीक है, मानिए ये आपका बोन मैरो है, ठीक है। इस बोन मैरो में स्टेम सेल, मैं डायरेक्ट स्टेम सेल बना रही हूँ, ठीक है। स्टेम सेल से आपका फर्दर 5 WBC बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये बन गया आपका न्यूट्रोफिल, मैं बस लेटर लिख देती हूँ, ठीक है, आप समझ जाए। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट्स एंड फाइनली लिम्फोसाइट्स। एंड फिर फर्दर ये मेच्योर होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ये फाइनली WBCs आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ठीक है। हो गया, बस इतना ही था ये समझाना, मेरे को बस इतना ही समझाना था। इसमें यहाँ पे इस पोर्स में प्रेजेंट है और दोनों एंड्स में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एंड में, दोनों एंड में प्रेजेंट होता है। और बीच में आपका हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो सरफेस में आपका फैट स्टोर होते हैं, ठीक है। देखो ये फैट स्टोर होता है, कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं, इसको हम लोग येलो बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका ग्रैन्युलोसाइट्स, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रैन्युलोसाइट्स क्या क्या होता है। ग्रैन्युलोसाइट्स समझ में आना, एक बार फिर से देख लो। ये देखो 2 WBCs था मैंने बताया, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में आपका सबसे पहला न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेजोफिल। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो देखो। ये देखो सबसे पहला न्यूट्रोफिल देखते हैं। न्यूट्रोफिल क्या होता है? न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर एक बार देखो, ये देखो, ये आप देख रहे हो, रुको वेट, मैं इरेज कर देती हूँ ये चीज़ें ताकि इजीली देख पाओ। ये देखो आप देख रहे हो इसके न्यूक्लियस को कैसा है, स्टार शेप में बना हुआ है, ठीक है। अब देखो स्टार शेप में बना, इसीलिए है ना उसका जो न्यूक्लियस है ना, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस कहलाता है, इसलिए हम उसको PMNL कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स। ड्यू टू, क्या मैं इसको हाईलाइट कर दूं? रुको कर देती हूँ, डायरेक्टली हाईलाइट कर देती हूँ मैं, ठीक है। PMNL पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स। ये मर्ज हो जा रहा है बैकग्राउंड से, बट समझ जाना कि मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ, ठीक है। ये इसीलिए क्योंकि उसके मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, मल्टी लोब न्यूक्लियस थे उसके, ठीक है। फंक्शन क्या होता है उसका? सिंपल, फैगोसाइटोसिस होता है ऑफ बैक्टीरिया फंजाई। कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर करते हैं या कोई फंजाई, ठीक है, कोई फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी में हो गया मान लो, जिसकी वजह से हाँ वो क्या करता है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या था ना, उसको खा जाना है ना, उसको डाइजेस्ट करना, ईट, उसको खाकर डाइजेस्ट कर लेना। तो ये न्यूट्रोफिल का काम है। ये मोस्ट एबंडेंट थे, कितने थे? 62 65% थे, मोस्ट एबंडेंट थे ये। ईओसिनोफिल कितने थे बताओ, देख लो यहाँ पे 2 to 3%, ठीक है। ईओसिनोफिल 2 to 3%। बेजोफिल आपका 0.5 to 1%, ठीक है, बहुत ही लीस्ट अबंडेंट है। सो देखो ईओसिनोफिल का क्या रोल होता है, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स है ना, रेजिस्ट इन्फेक्शन, हेलमिंथ इन्फेक्शन। जब भी आपकी बॉडी में है ना कोई एलर्जिक रिएक्शंस होता है तो उसके रिस्पॉन्स में ये ईओसिनोफिल वर्क करता है, ये इसका फंक्शन यही है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हेलमिंथ इन्फेक्शन। हेलमिंथ इन्फेक्शन क्या होता है, आपने सुना होगा कि आपके है ना, आपके इंटेस्टाइन में ना वॉर्म्स जो है, पैरासिटिक वॉर्म्स जो हो जाते हैं, तो वो जो इन्फेक्शन है हेलमेंथिसिस, वो हेलमेंथिक इन्फेक्शन, उसमें रिस्पॉन्स करता है आपका ईओसिनोफिल्स प्लस एक और, ठीक।
अब दूसरा है आपका, बस एक ही याद करना है, तो आपको मैं एक ही चीज़ बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट वही बताऊँगी। वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट जो आपको नीट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है बस वही मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, लास्ट है बेसोफिल। बेसोफिल का क्या है कि ये कुछ चीज़ें रिलीज करता है, जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहला ये है हिस्टामिन, जो कि वेजोडाइलेटर है, ठीक है। दूसरा सेरोटोनिन, जो कि वेजो कंस्ट्रिक्टर है। थर्ड है हेपारिन, जो कि एंटी कोआगुलेशन है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा आप लोगों को है ना पॉइंट्स नहीं पढ़ने, बट अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके स्लाइड में मैं मेंशन कर दूंगी, इसके फंक्शंस को इलेबोरेट कर दूंगी, ठीक है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, मैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप बोलोगे तो। ऐसे ये इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए उतना ज़्यादा, बट हाँ अगर बोलोगे चाहिए अगर आपको, तो मैं ज़रूर इसके जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसकी स्लाइड में मेंशन कर दूंगी इसके बारे में, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है। देखो हिस्टामिन क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। इट इज़ अ वेजोडाइलेटर। डायलेट करने का मतलब क्या था, वेजोडाइलेटर मतलब कि चौड़ा करना, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करना। जैसे कि मान लो, हाँ जैसे कि मान लो आपकी बॉडी में एक एग्जाम्पल्स है हिस्टामिन को लेकर, अस्थमा। आपने बहुत सुना होगा अस्थमा का, जिसको अटैक आता है उनको ब्रीदिंग में इश्यू होने लगती है, ठीक है। तो जब भी आपके बॉडी में ना कोई भी डस्ट पार्टिकल या पॉलन ग्रेन्स आप इनहेल कर लेते हो गलती से, मान लो चला गया आपके बॉडी में, तो उसकी वजह अस्थमा में क्या होता है ना कि आपकी जो बॉडी होती है, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो हाइपर सेंसिटिव होता है ना। थोड़े से भी डस्ट पार्टिकल में वो इम्यून मतलब इमेंस रिस्पॉन्स करता है ना, हाइपर सेंसिटिवली रिस्पॉन्स करता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई भी पॉलन ग्रेन का एक टुकड़ा है ना, कोई भी पॉलन ग्रेन का एक टुकड़ा आपकी बॉडी में चला गया, ठीक है। मान लो ये आपकी बॉडी में चला गया पॉलन ग्रेन का एक टुकड़ा। अब पॉलन ग्रेन जैसे ही गया है ना, आपका जो बॉडी है ना वो IgE एंटीबॉडी रिलीज किया, ठीक है। क्या रिलीज किया, IgE एंटीबॉडी, इट इज E, ओके। IgE एंटीबॉडी रिलीज हुआ। अब ये IgE एंटीबॉडी क्या होता है, आपका मास्ट सेल प्रेजेंट होता है आपके ब्लड प्लाज्मा में। मास्ट सेल इज अ टाइप ऑफ WBC, ठीक है। अब ये जाकर के मास्ट सेल को ट्रिगर आउट करता है, ये आपका मास्ट सेल हो गया। मास्ट सेल को ट्रिगर करता है, फिर मास्ट सेल है ना उस IgE के इन्फ्लुएंस में आकर हिस्टामिन रिलीज करता है। सीरोटोनिन भी यही रिलीज करता है, हिस्टामिन। अब हिस्टामिन क्या करता है कि ये वेजोडाइलेटर होता है, तो ये क्या करता है कि जो ब्रोंकाई होता है ना, उसको अगर वो ब्रोंकाई मान लो ऐसा है तो वो इन्फ्लैम्ड होकर ऐसा हो जाता है। क्यों, बीच में आपके म्यूकस भर जाते हैं, ठीक है। म्यूकस क्या होता है, आपकी जो भी पैथोजन उसको ट्रैप करने के लिए होता है, उसको किल करने के लिए होता है। तो यहाँ पे इन्फ्लैम्ड हो जाएगा आपका, ये जो चीज़ें है ना वो डायलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इतने छोटे से पैसेज से एयर कैसे ही पास आउट होगा, तो जिसकी वजह से उनको ना ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा इश्यू होने लगता है, ठीक है। बहुत इश्यू होने लगता है कि वो इतने नैरो से एयर इजीली पास नहीं हो पाता। इसीलिए जो आपने देखा कई बार कि जो पंप वो लेते हैं, इनहेलर पंप है, उसमें क्या रहता है, पंप में क्या होता है, एंटी हिस्टामिन होता है। पंप में क्या होता है, एंटी हिस्टामिन होता है, ठीक है। एंटी हिस्टामिन होता है जो है ना हिस्टामिन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, ठीक है। इसके इन्फ्लुएंस में आके इसकी एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, वापस से आपका नॉर्मल शेप में आ जाता है ब्रोंकाई, और फिर फर्दर वो सांस लेने में प्रॉब्लमेटिक नहीं होती वो चीज़ें। तो ये है छोटा सा उसका कि हिस्टामिन क्या करता है, वेजोडाइलेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीरोटोनिन, दैट इज अ वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। ये वेजो को कंस्ट्रिक्ट करता है, जैसे कि इसका भी मैं बताती हूँ एक चीज़, रुको जाओ।
तो ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसके बाद इसको इरेज करके मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ सेरोटोनिन का रोल क्या है, ठीक है। आई होप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लो बेसिकली। ठीक है, चलो अब सेरोटोनिन के बारे में पढ़ते हैं कि सेरोटोनिन क्या करता है, आपकी बॉडी में रिलीज होता है, क्यों रिलीज होता है। देखो, जैसे मान लो आपके हाथ में कोई इंजरी हुई, ठीक है, मान लो आपको इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी हुई आपकी बॉडी में, कहीं पे भी फिंगर पे कट लगा, वहाँ का प्लेटलेट्स आपका है ना, अब इंजरी होती है तो क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होगा। आपको समझ में तो आ रहा है ना क्या लिखा, ब्लड लॉस, ठीक है, ब्लड लॉस होता है आपको, ठीक है। अब प्लेटलेट्स जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ का जो प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगेन प्लेटलेट्स, ठीक है, इंजरी हुई, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुआ, प्लेटलेट्स फर्दर आपके मास्ट सेल को ट्रिगर करता है, ठीक है। मास्ट सेल आपका सेरोटोनिन रिलीज करता है। सेरोटोनिन क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। जैसे ही आपका ये जो वैसे से कंस्ट्रिक्ट करता है, अब होता क्या है, एक सेकेंड, मैं कुछ गलत लिख रही हूँ क्या, नहीं, वेट, हाँ, सो देखो क्या बता रही थी मैं कि सेरोटोनिन इज अ वेजोकंस्ट्रिक्टर, तो वो वेजो को कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो जैसे ही वेसल्स जो आपके हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो आपका ब्लड फ्लो है वो धीमा हो जाएगा। जैसे ब्लड फ्लो धीमा हुआ तो आपका ब्लड लॉस जो है, जो ब्लड लॉस है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो ब्लड लॉस डिक्रीज, वो ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा आपको। सो समझ में आया क्या आप लोगों को, ठीक है। सो देखो, अच्छा एक चीज़ आगे को, अब देखो यहाँ पे मैंने ब्लड सेल्स को है ना, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स का इमेज बनाया है, मतलब आपके लिए, ताकि आपको समझ में, जैसे कि पहला इराइथ्रोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, नो ग्रैन्यूल्स, ठीक है, नो ग्रैन्यूल्स, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, यस, इसके अंदर भी ग्रैन्यूल्स है, तो ये ग्रैन्युलोसाइट्स हो गया आपका, ठीक है। ये दोनों एक ग्रैन्युलोसाइट्स है, ये इरेथ्रोसाइट्स है, रेड ब्लड सेल्स है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है नहीं, आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब है नहीं इसमें, तो थोड़ा सा पढ़ना इसको। चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा एक चीज़ मैं हमें बता देती हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर थोड़ा कन्फ्यूजन लगे अगर, कि हमने जो वो पढ़ा है, जो एक्सक्रीशन चैप्टर है, वहाँ पे हम लोग को बताया कि सेरोटोनिन जो रिलीज़ होता है जब हाँ मतलब जब वेजो डायलेट होता है, ठीक है, तब प्रेशर कम होता है हमारे बॉडी में। यहाँ पे लिखा है कि वेजो कंस्ट्रिक्ट होता है तब मतलब ब्लड फ्लो कम होता है। तो दोनों के अलग अलग है ना आपके रोल होते हैं। सेरोटोनिन एज अ वेजो कंस्ट्रिक्टर भी रोल प्ले करता है, एज अ वेजो डायलेटर भी रोल प्ले करता है। तो अभी के लिए बस इतना ही याद रखो कि इंजरी होती है आपकी बॉडी में तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट होता है इंजरी साइट का, फिर वो एक्टिवेट करता है आपके मास्ट सेल को, मास्ट सेल सेरोटोनिन रिलीज करता है, सेरोटोनिन क्या होता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है जिसकी वजह से ब्लड लॉस रुक जाता है। चलो
अब फाइनली आते हैं हम लोग ए ग्रैन्युलोसाइट्स में। देखो कहाँ था, ये देखो, ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी का सेकेंड पार्ट ए ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं थे। उसका पहला था मोनोसाइट्स, दूसरा है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट जो है 6 to 8% है, लिम्फोसाइट जो है वो 20 to 25% है। अभी देखो ए ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स इज अ फैगोसाइटोसिस इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय। अच्छा ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, पहले मैं समझा दूँ थोड़ा सा, उसके बाद आपकी पैरा रीड करना कर। रुक जाओ। देखो होता क्या है बेसिकली, मान लो आपका ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ये आपका ब्लड स्ट्रीम है, इसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, मोनोसाइट्स प्रेजेंट है। अब ये मान लो आपका, ये मान लो आपके टिश्यूज़ है, ठीक है। अब मान टिश्यूज़ के बाद मान लो यहाँ पे कोई एक पैथोजन की एंट्री करवा देते हैं हम, ठीक है, पैथोजन की एंट्री कर देते, कोई भी पैथोजन XYZ, कोई भी आपका पैथोजन विलेन की एंट्री होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आपका मोनोसाइट है, दैट इज अ मोनोसाइट, ठीक है, वो एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है ना। ये एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, मतलब ये अपने प्लाज्मा को, है ना, सॉरी प्लाज्मा नहीं, साइटोप्लाज्म को मूव कर आगे की तरफ बढ़ता है, और वो जैसे ही बाहर आता है वो मोनोसाइट से कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेज में, है ना। इट विल बिकम जाइंट सेल। अब ये क्या कहलाएगा, इट इज अ मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज, जाइंट मैक्रोफेज बन जाता है। अब ये मैक्रोफेज क्या करता है कि इट इज अ बिग ईटर फॉर, अच्छा इसको हम किसी अलग कलर में बनाते हैं वरना सब मिक्स आउट हो जाएगा, रुको। अच्छा चलो चलो, ये हमारा कोई फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर हुआ। अब ये बिग ईटर बन जाता है, बिग ईटर सेल बन जाता है। ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है इसको, ये उसने खा लिया, अब इसको डाइजेस्ट कर लिया, और दैट ये ऐसे हमारी बॉडी की मतलब प्रोटेक्शन करता है। आपने फॉर्म को चेंज किया, मोनोसाइट से क्या बना वो मैक्रोफेज में। देखो मोनोसाइट बहुत ही छोटा है, ब्लड स्ट्रीम में आराम से फ्लो कर रहा है। जैसे उसको दिखता है कि कोई टिश्यूज में कोई पैथोजन एंटर किया, वो अपना फॉर्म चेंज करता है, इट विल बिकम अ जाइंट सेल, है ना, जाइंट सेल बन जाता है मैक्रोफेज। फिर ऐसे वो डाइजेस्ट कर लेता है उस सेल को, पैथोजन बैक्टीरिया को। या लिख दो क्या, बैक्टीरिया, या फिर लिख लो पैथोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, हाँ तो यहाँ पे ये पैराग्राफ रीड कर लो कि मोनोसाइट इज अ फैगोसाइटोसिस इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड डेड सेल्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी है ना, जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एंड यू बॉर्न विद दैट, ठीक है, तुम जिसके साथ जन्म लिए हो, जन्म से ही तुम्हारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रेजेंट है। देखो 3 तरीके की इम्यूनिटी होती है, बेसिकली आपको पढ़ना है, ठीक है। अगेन मैंने इसका कोई नोट्स यहाँ पे ऐड नहीं किया है, बट अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर ऐड कर दूँगी। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है कि आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है ना, बाई बर्थ प्रेजेंट है। सेकेंड आता है आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है कि किसी एंटीबॉडी या मान लो किसी कोई फॉरेन बॉडी का, है ना, एक्सपोजर होता है आपकी बॉडी में, तो उसके इन्फ्लुएंस में आके आपकी बॉडी जो होता है एंटीबॉडीज़ बनाती है, एंड एंटीबॉडीज़ के थ्रू आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस इम्यूनिटी को हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। सेल मेडिएटेड होता है, जो आपका बॉडी है ना, खुद आपका जो खुद जो सेल है, खुद जो WBC सेल्स हैं आपके, है ना, वो आपका, है ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वो जा करके बैक्टीरियाज को किल करता है फैगोसाइटोटिकली, ठीक है।
तो वही है कि ये इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ये बचपन से ही आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है। इट बिकम, देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा, इट बिकम मैक्रोफेजेस है ना, मैक्रोफेजेस व्हेन एनी बैक्टीरिया और वायरस एंटर्स इन द बॉडी फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम है ना, वो ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू की तरफ जाता है, टिश्यू से फिर वो मैक्रोफेजेस बनता है और उसको इनगल्फ करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है ना, और ये एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। देख लो, ये आपका यहाँ पे ये रहा आपका मोनोसाइट का एक छोटा सा डायग्राम, ठीक है, देख लो ऐसा होता है वो। अब यहाँ पे हल्का का जो दिख रहा है वो ग्रैन्यूल्स नहीं, ठीक है, वो सेल ऑर्गेनेलीज दिखाया है वहाँ पे, दैट इज़ नॉट अ लाइजोसोम्स हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ये जो छोटे छोटे देख रहे हो ये ग्रैन्यूल्स नहीं है, ठीक है, ये एक ग्रैन्यूलोसाइट्स है, ये आपके सेल ऑर्गेनेलीज का पार्टिकल्स है, वो शो कर रहा है, ठीक है। अब आओ लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट जो होता है 20 to 25% होता है आपके प्लाज्मा में। दो तरीके का लिम्फोसाइट्स होता है बेसिकली, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड एंड अब ऑब्वियस बात है ये WBC है, तो कैसे बनेगा, आपके रेड बोन मैरो में बनेगा, तो जस्ट प्रोड्यूस एंड मेच्योर इन बोन मैरो, इट गिव्स यू ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अगेन मैंने ह्यूमोरल इम्यूनिटी बता दिया आपको कि एंटीबॉडी के इन्फ्लुएंस में आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जब आपकी बॉडी में किसी फॉरेन बॉडीज़ का एक्सपोजर होता है, ठीक है, किसी पैथोजन का एक्सपोजर होता है। यहाँ पे आपका मेमोरी है ना, मेमोरी सेल्स एक्टिवेटेड होता है, यहाँ पे अब प्लाज्मा सेल्स का रोल होता है यहाँ पे। तो ये जो है बोन मैरो में ही बनता है और मेच्योर भी बोन मैरो में ही होता है ना। लेकिन टी लिम्फोसाइट क्या होता है कि ये प्रोड्यूस तो बोन मैरो में होता है बट ये मेच्योर आपके थाइमस में जाके होता है, एंड ये आपको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे ये क्यों ऐसा होता है, देखो जैसे जब कोई इन्फेक्शन होता है ना, प्रोड्यूस तो हो गया बोन मैरो में लेकिन ये इमेच्योर होता है, ठीक है, इसके बारे में आगे किसी और चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें पढ़ेंगे कि आपका जो टी लिम्फोसाइट्स है वो मेच्योर थाइमस में जाके होता है और ये खुद टी लिम्फोसाइट जाकर के डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि मोनोसाइट कर रहा था ना बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय, वैसे टी लिम्फोसाइट्स है ना वो मैक्रोफेजेस मैक्रोफेजेस नहीं फैगोसाइटोसिस बन जाता है, फिर वो जाकर के डिस्ट्रॉय करता है आपके फॉरेन पैथोजन बॉडी को। सो तो ये था ये सेल मेडिएटेड का ये था कि खुद सेल आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ह्यूमोरल में आपके एंटीबॉडीज आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँगा, एंटीबॉडीज में कंप्लीट नोट्स दे दूँगी अगर आप चाहोगे, अगर आप मांगोगे तो। वैसे इसके बारे में तो पढ़ाना ही आगे चैप्टर्स में, बट फिर भी यहाँ पे नीड नहीं थी इस चैप्टर में इसके बारे में, बट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको ताकि माइंड में ये चीज़ें रहे, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो किसी चैप्टर में अगर यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अगेन ये इस पार्ट नहीं है इस चैप्टर का, बट आगे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे आपके, है ना। अभी इसी में आपका सॉरी किसी और चैप्टर की बात ही नहीं है, इसी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी ना वो ब्लड ग्रुप वाला, तो उसमें बहुत ही ज़रूरी है ये एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ना। तो बस ऐसे सिंपल से नोट डाउन कर लेना कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन ना एक प्रोटीन है ना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का लेयर होता है सेल के ऊपर, ठीक है, काइंड ऑफ नेम प्लेट बोलो, जिससे पता चलता है बॉडी को कि अच्छा ये इसी बॉडी का सेल है, ठीक है। मान लो मेरी बॉडी का जो सेल है ना, उसके एंटीजन के ऊपर नेम प्लेट लगा होगा जिससे मेरी बॉडी पहचान रही कि हाँ वो मेरी बॉडी की सेल है। तुम्हारे बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें दूसरे एंटीजन होंगे, अगर है ना मेरे एंटीजन से तुम्हारे एंटीजन डिफरेंट होंगे, तो वही है इट ए काइंड ऑफ नेम प्लेट। एवरी सेल ऑफ द बॉडी हैव अ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेयर विच वर्क एज अ रिकॉग्नाइजेबल प्रोटीन ऑफ ओन बॉडी टू द इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम पहचानता है कि अच्छा ये इसी बॉडी का है, ठीक है। मान लो तुम्हारी किसी भी फॉरेन बॉडी का सेल मेरे अंदर आया, वहाँ पे जो एंटीजन है उसकी डिफरेंट होगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम को पता चलेगा अच्छा ये इसकी बॉडी का तो नहीं लग रहा है, क्योंकि एंटीजन इसकी बॉडी जैसे नहीं है, तो वो फिर उसको किल करेगा,
ठीक है, फिर वो उसके रिस्पॉन्स में एक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा। तो ये है एंटीजन का मतलब। अब दूसरा है कि एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको पता है कि एंटीजन, इम्यून सिस्टम को पता चला कि अरे इसकी बॉडी का तो ये नहीं है सेल, तो उसके इन्फ्लुएंस में वो आकर एंटीबॉडी रिलीज करता है। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन, है ना, इट इज अ प्रोटीन रिलीज्ड बाय इम्यून सिस्टम व्हेन एनी अदर अनरिकॉग्नाइजेबल फॉरेन एंटीजन फाउंड टू किल इट एंड प्रोटेक्ट बॉडी। ठीक है, एक प्रोटीन है जो आपका इम्यून सिस्टम रिलीज करता है, जो आपके अनरिकॉग्नाइजेबल फॉरेन एंटीजन से लड़ता है, जाकर उसको किल करता है। देखो जैसे सिंपल बताती हूँ, जैसे कि मान लो ठीक है, मान लो कि ये आपका सेल है। ठीक है, सेल क्या ऊपर बड़ी खूबसूरत खूबसूरत है ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आपके नेम प्लेट्स लगे हैं। उसको पता है कि ये एंटीजन है। ठीक है, दैट इज अ एंटीजन। नेम प्लेट बोल लो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लेयर को एंटीजन। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है, वो तो मैं आपको है ना समझाने के लिए ऐसा बना रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। एंटीजन इस शेप का नहीं मिलता है आपको। ठीक है, वो बस आपको इलेबोरेट करने के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ। अब मान लो कोई फॉरेन एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर होता है, एक्सपोजर होता है उसका। जैसे मान लो ये, सॉरी, आपके बॉडी में ये आ गया विलेन। अब विलेन का नेम प्लेट अलग है, मान लो इसका नेम प्लेट अलग है। ठीक है, इसका मान लो एक्स है और तुम्हारा मान लो वाई था, तुम्हारा मान लो वाई है। ठीक है, अब जैसे ही इसका एक्सपोजर हुआ तुम्हारी बॉडी में, मास्ट सेल को पता चला, है ना, कि अरे ये तो इस बॉडी का नहीं लग रहा है। तो आपके मास्ट सेल ने क्या किया कि एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू किया। एंटीबॉडीज कैसे होते हैं? एंटीबॉडीज का शेप देखो, इस बार क्वेश्चन भी आ गया था शेप के ऊपर। देखो ये देखो, एंटीबॉडीज के शेप देखो इस टाइप के होते हैं, वाई शेप का। ठीक है, वाई शेप का। अब ये क्या करता है, ये जाता है एंटीबॉडीज और इसके फॉरेन पैथोजन के एंटीजन को कैप्चर करता है। ठीक है, और फिर उसको किल करता है। तो ये होता है रोल एंटीजन और एंटीबॉडी का। एंटीजन आपकी बॉडी के सेल को मतलब रिकॉग्नाइजेबल के लिए आपके इम्यून सिस्टम पहचान सके, इसलिए होता है। एंटीबॉडी किसी फॉरेन पैथोजन के इन्फ्लुएंस में वो रिलीज होता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ छोटा तो नहीं। ठीक है, देखो, इट इज अ प्रोटीन रिलीजेस बाय इम्यून सिस्टम व्हेन एनी अदर अनरिकॉग्नाइजेबल फॉरेन एंटीजन फाउंड टू किल इट एंड प्रोटेक्ट योर बॉडी। लास्ट है ना, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा ही आपके बुक में दिया है, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा इन्वॉल्व किया है इसमें। देखो, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इन्वॉल्व्स इन ब्लड क्लॉटिंग। नॉर्मल काउंट इसका है ना, मतलब आपका तुम्हारा देख लो यहाँ पे 15 लाख से मतलब सॉरी 1.5 लाख से है ना 3.5 लाख, या आपका बोलो समथिंग क्वाइट 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। ठीक है, पर mm3 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स क्या होता है ना, आपका जो बोन होता है, जैसे कि रेड बोन मैरो प्रेजेंट है ना, वहीं पे एक मेगाकैरियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उस सेल्स के फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़े से बनता है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का रोल मैंने बताया आपको कि वो जहाँ पे भी इंजरी होती है ना, वहाँ के प्लेटलेट्स
आपका देखो बहुत जगह पे मैंने प्लेटलेट्स को डिस्क्राइब किया है। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे बताया था कि जहाँ पे इंजरी हुई थी आपके बॉडी में, देखो इंजरी हुई थी, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुआ था। यहाँ पे देखो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, फिर वो मास्ट सेल को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये प्लेटलेट्स का रोल है, प्लेटलेट्स ही तो जाने में मदद कर रहा है ना आपके बॉडी को ये क्लॉटिंग में। तो जैसे यहाँ पे था आपका फाइब्रिनोजेन वाले में चलते हैं, चलो देखो ये देखो फाइब्रिनोजेन में यहाँ पे कौन रिलीज करवा रहा था थ्रोम्बोकाइनेज को, एंजाइम रिलीजेस फ्रॉम डैमेज टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन ब्लड, प्लेटलेट्स है ना, एंड कैल्शियम फ्रॉम प्लाज्मा। तो प्लेटलेट्स के इन्फ्लुएंस में ही ना जहाँ पे इस बंदे को इंजरी हो रखी है, उसी के वहाँ के आसपास के जो प्लेटलेट्स हैं है ना वो एक्टिवेट होता है और वो थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज कराता है। फिर आगे का प्रोसेस आपको पता ही है कैसे होता है। सो व्हाट इज दैट, ओके ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमारा एंड हो गया चैप्टर, ठीक है। ठीक है पढ़ लेना ये, ठीक है। इन्वॉल्व्स इन ब्लड क्लॉटिंग, अगर आप चाहो तो ये नोट्स जो भी इस स्लाइड्स में आपको मेंशन है, ठीक है, ये आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, 110% ये आप फॉलो कर सकते हो इस नोट्स को। और अगर आपके पास खुद के नोट्स भी हैं, अगर आप चाहते हो खुद से भी करना तो इट्स ओके, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट मैंने इसमें जितने भी हो सकते थे सारे पॉइंट्स को है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इसमें मेंशन करा है। एक दो चीज़ एक्स्ट्रा बताई है, आई थिंक वो आपको आगे जाके हेल्पफुल होगा आपके चैप्टर्स में। सो चलो एनसीईआरटी रीड कर लेते एक बार, ठीक है। चलो देखो ये देखो एनसीईआरटी। So you have learned that all living cells have to be provided with nutrients है ना, of other essential substances. Also the water or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of the tissue, ठीक है, healthy functioning of the tissue। क्यों चीज़ें रिमूव करनी ज़रूरी है और क्यों चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन करने की ज़रूरी है, हमारा जो लिविंग सेल्स है उसको वर्क करने के लिए है ना एनर्जी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्लस जो भी मेटाबॉलिज्म, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जिसमें से जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको रिमूव आउट करना ज़रूरी है, ताकि जो हमारा टिश्यू है वो इसका हेल्दी फंक्शनिंग हो सके, वो इजिली परफॉर्म कर सके। अब देखिए यहाँ पे कि इट इज़ therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells. Different groups of animals have evolved different methods for this transportation. Simple organisms like sponges and coelotrates circulate water from their surrounding थ्रू देयर बॉडी। अच्छा ये चीज़ें मैं ना आपको सर्कुलेटरी वाले टॉपिक में पढ़ाने वाली थी, बट अगर यहाँ पे आ गया तो मैं यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। देखो क्या है ना, यहाँ पे बोला है कि जो different or groups of animals have evolved different methods for this transport. Simple organisms like sponges and coelotrates circulates water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange tissues, substances. More complex organisms use special fluids within them. तो इसका मतलब क्या है, देखो कि यहाँ पे बताया है कि जो बॉडी होती है ना हर ऑर्गेनिज्म की अमंग डिफरेंट फाइलम्स, तो डिफरेंट फाइलम पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर स्पॉन्जेस की, पॉरीफेरा जो तो उसका जो बॉडी है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेरिजन टू वी ह्यूमंस, ठीक है। तो बॉडी की कम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि सर्कुलेशन मेथड क्या है ना।
कैसे चीज़ें, मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन क्या है ना। तो वही बताया है कि लाइक जैसे मान लो कि स्पॉन्जेस है, उसका स्ट्रक्चर है ना कुछ इस प्रकार से, आपको पता है स्पॉन्जेस आपने देखा रखा, आई थिंक दैट ऐसा ही कुछ होता है ना, आई थिंक यस ऐसा ही कुछ होता है। तो उसका जो सेल स्ट्रक्चर है बिल्कुल डिफरेंट है, उसका जो बॉडी है एक ह्यूमन की बॉडी से, ठीक है। और बहुत ऐसा नहीं तो ऐसे ही बना दिया मैंने, तो बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी बॉडी बहुत कम्प्लेक्स है, इसकी बॉडी बहुत ही सिंपल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों का जो डिफरेंट ऑफ मेथड ऑफ सर्कुलेशन है वो अलग अलग होता है। लाइक इसमें पूरा प्रॉपर हार्ट होगा, वेसल्स होगा, है ना, एंड ब्लड होगा इसके पास कहाँ ही हार्ट होगा, कहाँ ही इसके पास ब्लड वेसल्स होगा, इसकी बॉडी कितनी सिंपल है। तो बस वही बोला है कि यहाँ पे स्पॉन्जेस के बारे में बताया कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस, है ना, एंड सिलेंट्रेट्स, स्पंजेस को ही पॉरीफेरा भी कहते हैं, फाइलम पॉरीफेरा से बिलोंग करता है, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज। इसके सराउंडिंग में जो भी बॉडी वाटर प्रेजेंट होता है वो इस सेल एक्सचेंज these substances through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. More complex organisms use special fluids within it. तो ये चीज़ें एक्सचेंज करता है, ठीक है, कैसे ये सराउंडिंग से H2O लेता है और ऐसे ही वो चीज़ें, है ना, एक्सचेंज और इनहेल एक्सचेंज करता रहता है, टेकन यानी गिवन टेकन इसका चलता रहता है ऐसे ही। तो इसके बारे में बताऊंगी आपको, है ना, एनिमल किंगडम में इलाबोरेटेड वे में। बस अभी फिलहाल ये याद कर लेना, ये चीज़ें एग्जाम्पल याद कर लेना, बस यहाँ पे स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स का बताया। अब यहाँ पे है कि बॉडीज टू, नेक्स्ट यहाँ पे इस पैराग्राफ में चलते हैं कि बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल, ठीक है। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हाई ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। फॉर दिस पर्पस अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ, अगेन इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से बताऊंगी, बट ये रखा कि टिश्यू फ्लूइड है लिम्फ, ठीक है। ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट of certain substances. In this chapter you will learn about the composition of the properties of blood and lymph. देखो lymph लिखा है तो tissue fluid, and the mechanism of circulation of blood is also explained here, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं lymph के बारे में आपको नेक्स्ट बताऊंगी ज़रूर, उसके अच्छे से इलैबोरेट करके, ठीक है। lymph के बारे में, lymph nodes के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताई क्योंकि मैं ये जो टॉपिक था ना ये नेक्स्ट पार्ट में उठाने वाली थी, बट अगर यहाँ पे आ गया तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, अरे यार सॉरी फॉर दिस, अब देखो ये लाइन मैंने अपनी, है ना, नोट्स में पहले ऐड कर रखा है कि ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये लाइन याद कर लेना, ठीक है, मेंशन कर लेना। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब प्लाज्मा के बारे में बताया कि इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड, है ना, विस्कस फ्लूइड होता है, ये नियरली 55% होता है, 90 to 92% उसमें वाटर होता है, ठीक है। 6 to 8% ऑफ प्रोटीन्स होता है उसमें, ठीक है। कौन कौन से प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये देखो, आई होप इट इज विजिबल टू यू। ये देखो, फाइब्रिनोजेन्स आर needed for clotting or coagulation. Can you see this para? Globulins primarily are involved in defense mechanisms of body and the albumins help in osmotic balance. Globulins आपका डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प होता है, एल्बुमिन्स आपका ऑस्मोटिक बैलेंस में होता है। अलॉन्ग विथ प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, देखो सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अच्छा ये प्लस प्लस लिखा, कैल्शियम 2+ है ना, उस पर आया था मैग्नीशियम Mg2+, ये तुम्हारा बाइकार्बोनेट आयन, तो ये, और फिर यहाँ पे क्लोरीन आ गया, बाइकार्बोनेट आयन, HCO3 होता है यहाँ पे, HCO क्यों लिखा है पता नहीं,
फिर आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। देखो अब इसका मतलब क्या कि ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट है ना इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन द ट्रांजिट इन द बॉडी। मतलब ये हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली ट्रांजिट होते रहते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट होते, ट्रांजिट होते रहते हैं। फैक्टर्स फॉर कोआगुलेशन और क्लॉटिंग है ना ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि फाइब्रिनोजेन, यहाँ पे बात किसके बारे में हो रहा है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, फाइब्रिनोजेन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है आपका, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन के बारे में बात हो रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है ये। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, अगेन प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज द सीरम, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, RBC, erythrocyte, RBC, leukocytes, WBC, platelets are collectively called formed elements as they constitute nearly 45% of the blood, है ना, erythrocytes or red blood cells, RBC, as the most abundant of the cells in the body. A healthy adult of man on an average 5.5 million to 5 to 5.5 million, that is 50 to 55 lakh, ठीक है। अगर ये मिलियन होता तो मिलियन का ही याद रखो आप। और RBCs आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स, ये बता दिया मैंने। RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape. They have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin, ठीक है, hemoglobin. Hence the color and the name of these cells, that is red, ठीक है। अब देखो, a healthy individual has 12 to 16 ग्राम of hemoglobin in every 100 ml of blood. अगेन ये भी मैंने मेंशन करा, पढ़ाया अभी। These molecules plays a significant role in transport of respiratory gases. किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। ये किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, ये जो चीज़ें लिखी कि दिस मॉलिक्यूल्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। मैंने बताया कि जो आपका हीम ग्रुप के जो चेन होता है ना, उसमें ही आपका ऑक्सीजन कैरी करता है, वो ऑक्सीजन उसी के साथ बाइंड होता है। एंड इट इज टॉकिंग अबाउट HB, हीमोग्लोबिन, ठीक है। RBCs रेस्पिरेटरी गैसेस क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि हीमो ग्रुप जो है सिर्फ ऑक्सीजन कैरी करता है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर आता है, ठीक है। RBCs have an average lifespan of 120 days, after which they destroyed in the spleen, that is a graveyard of RBC, ठीक है। Again, फाइनल यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। चलो, where is the cursor? Leukocytes are also known as a white blood cells as they are colorless due to lack of hemoglobin. इसके पास hemoglobin नहीं होता, they are nucleated, है ना, nucleated होता है, and are relatively lesser in number, average, ये देखो 6000 यहाँ पे lack of hemoglobin, ठीक है, 6000 to 8000 per mm cubic of blood. Leukocytes are generally short-lived, ये short-lived होते हैं। We have two main categories of WBC, granulocytes and agranulocytes, ठीक है। ये हटा दे रही हूँ मैं, समझिएगा, ठीक है। And while lymphocytes and monocytes, neutrophil, eosinophil, basophil are different types of granulocytes, while lymphocytes and monocytes are the agranulocytes. Neutrophils are the most abundant, है ना, 60 to 65%, and of the total RBC, and basophils are least
0.5 to 1%. Among them neutrophil and monocytes are 6 to 8% and phagocytosis अगेन यहाँ पे ना ये मोनोसाइट का आपका दिया है, न्यूट्रोफिल का यहाँ पे दिया, देखो ये देखो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों का 6 to 8% दिया है। ये देखो न्यूट्रोफिल का यहाँ दिया गिवन है, न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट एबंडेंट सेल 60 to 65%। यहाँ पे आपका सिर्फ ये जो चीज़ है ना ये मोनोसाइट के लिए दिया है 6 to 8%, ठीक है। आर phagocytotic cell which destroy foreign organisms entering the body. बेसोफिल secrete histamine, serotonin, heparin। इसकी जो फंक्शंस थे मैंने आपको बता दिया। अगर आप बोलोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, अगर आपको चाहिए तो मैं इसके नोट्स भी अगले जो भी मैं बनाऊंगी वीडियो उसमें मैं मेंशन कर दूंगी, मैं उसमें मर्ज कर दूंगी, ठीक है। एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। इयोसिनोफिल 2 to 3% होता है, रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो, देखो यहाँ पे सेप्स देख लो, आरबीसी का, प्लेटलेट्स का, इयोसिनोफिल जो है ये ऐसे सेप्स गिवन है। देखो associated with allergic reactions, lymphocyte 20 to 25% and are of two major B and T lymphocytes. B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body. Platelets are thrombocytes, again देखो इतना ही दिया उसके बारे में, thrombocytes and cell fragments produced from megakaryocytes, special cells in the bone marrow। देखो megakaryocytes मैंने बताया कि स्पेशल सेल्स होते हैं मेगाकैरियोसाइट्स बोन मैरोज में, उसके फ्रैगमेंट से बनता है प्लेटलेट्स। कंटेन, यहाँ पे कंटेन दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे है ना 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं आपका, वो लिखा है। प्लेटलेट्स कैन ठीक है। और platelets can be release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood. Reduction in their number can lead to clotting disorder which lead to excessive loss of the blood। ये भी मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि अगर प्लेटलेट्स ना रहे तो इंजरी होने के बाद आपको जो चोट लगेगी, आपके जो ब्लड फ्लो होंगे वो कंटिन्यूसली होते रहेंगे अगर आपकी ब्लड क्लॉट फैक्टर ही नहीं है आपकी बॉडी में, प्लेटलेट्स ही नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो आप टॉपिक देख रहे हो ब्लड ग्रुप, ये हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे, पार्ट 2 लेकर आऊँगी मैं बहुत जल्दी वीडियो, जिसमें आगे के चैप्टर्स मेंशन होंगे, ठीक है। आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपको मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो पसंद आया या नहीं पसंद आया, ठीक है। सो अगर मैं कुछ चीज़ें इन्हांस कर सकती हूँ इसमें तो मैं बिल्कुल करूँगी। और ये जो नोट्स है ना, आप उसको ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नोट मेंशन कर सकते हैं। और ये जो भी वीडियो था ना, जो भी था, मैंने प्रेजेंटेशन ऐसा बना रखा था कि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ें पढ़ते हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आपको वही उसी चीज़ का अगर कोई इमेज, अगर आप जैसे कि मान लो अगर आप मोनोसाइट्स पढ़े, आपने सेल्स देखे, ग्रैन्यूल्स देखा,
वो चीज़ें मैंने इमेज अगर आप मैंने अपलोड किया जिसकी वजह से आपको मे भी थोड़ा तो रिमाइंड रहेगा हमेशा, है ना, तो ये इसलिए मैंने ऐसे फॉर्मेट में बनाया। सो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया प्लीज़ मुझे, कौन सी स्लाइड ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया प्लीज़ मुझे मेंशन ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके, ताकि मैं फर्दर उस स्लाइड को ना, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी पार्ट 2 इसका, उसमें मैं उस स्लाइड को ज़रूर मेंशन करूँगी और उस स्लाइड को फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या क्या था, इलैबोरेट कैसे, अगर कुछ समझ ना आए तो। ठीक है, फर्दर आप मेरे नोट्स को प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं विथ फुल ट्रस्ट। ओके, सो thank you very much for today, and I hope that you guys like it. So thank you very much, and please do like, share, comment and subscribe if you feel so, if you feel that the way of my teaching is good and it is going to be helpful for others, so please do. So thank you very much for today. Let's meet in next part 2, and I'm going to bring it very soon, so stay tuned. Thank you very much.